हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीक्रेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। जी हाँ, तो हमें यहाँ पर मैंने एक इनफाइनाइट शीट बनाई है। यहाँ पर तो आपको फाइनाइट दिखाई दे रही है, पर रियलिटी में क्या होता है, ये जो शीट होती है ये इनफाइनाइट होती है, ये फाइनाइट नहीं होती। मतलब मुझे ये नहीं पता होता ये जो शीट है ये एक प्लेन में बनी हुई है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि ये जो शीट है ये एक प्लेन में बनी हुई है, जिसमें ये जो एक्सेस है ये एक्सेस है वाई एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस है वाई एक्सेस और ये एक्सेस है जेड एक्सेस। वाई और जेड एक्सेस में ये शीट है और ये शीट कैसी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है मतलब ये वाई की लेंथ में कितनी इसकी वैल्यू है, ये फाइनाइट नहीं है। मतलब इसकी डिस्टेंस बहुत ही लंबी है। और ये जो जेड एक्सेस है ये भी कितनी लंबी है हम नहीं जानते। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सेस पर भी इनफाइनाइट है और वाई एक्सेस पर भी इनफाइनाइट है। तो फाइनली हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब देखिए, अगर वाई एक्सेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है और जेड एक्सेस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अगर y पे इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और z पे भी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं चार्ज को रखूंगी कहाँ। नॉर्मली पिक्चर कितने डायमेंशन की होती है, अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में बात करूं तो नॉर्मली कोई भी चीज़ कितने डायमेंशन में हो सकती है, कार्टेशियन में 3 डायमेंशन होता है कि नहीं, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। तो यहाँ पर y और z एक्सेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है, मतलब y और z में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रही हूँ तो वो पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगी, मुझे चार्ज को कहाँ पे रखना पड़ेगा, x एक्सेस पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी होगी कि जो प्लेन शीट है वो y और z डायरेक्शन में इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब y डायरेक्शन में चार्जेस कंटिन्यू चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैंने आपको इतना बड़ा बना करके बताया, पर रियलिटी अगर मैं देखूँ तो ये इनफाइनाइट है। ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में, ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में, कहाँ, ये प्लस चार्ज इस डायरेक्शन में कहाँ तक जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो क्या होगा, इनफाइनाइट डायरेक्शन, मतलब ये चलते ही जा रहे हैं। मैं कितने भी आगे जा रही हूँ सभी जगह ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का किससे भरा हुआ है, चार्ज से। तो हमारे पास एक प्लेन शीट है जो इनफाइनाइट साइज की है, वाई जेड एक्सेस में प्लेन है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कितने, इनफाइनाइट। और इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया लूँ, मीन्स कैसे, अगर मैं सपोज करो कि मैं इतना एरिया ले लूँ और इतने एरिया में मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखूँ, ठीक है, और अगली बार फिर से मैं इतना ही एरिया लूँ और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखूँ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ बात करती हूँ, यहाँ पे किसका कंसेप्ट आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इनफाइनाइट। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि इस पूरी शीट के पास कितना चार्ज है। मुझे नहीं पता है कि इस पूरी शीट का साइज क्या है, मुझे इसका साइज नहीं पता है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ नहीं पता है, ना मुझे लेंथ पता है ना मुझे ब्रीथ पता है। तो क्या मुझे एरिया पता होगा, नहीं, मुझे यहाँ पर एरिया पता नहीं होगा। क्यों पता नहीं होगा, क्योंकि एरिया क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट है। एरिया क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट। एरिया बहुत ही बड़ा है जो मैं नहीं जानती। ठीक है, फिर अगर इस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ पर जो चार्ज कितना है, मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर Q कितना है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि भैया जो हमारी शीट है उसका साइज ही क्या है, उसका साइज है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट शीट साइज के शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। पर
यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या पता है, हमें मज़े की बात ये पता है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब अगर मैं एक लेंथ फिक्स कर लूँ कि इतनी लेंथ पे मुझे देखना है, इतनी ब्रेथ पे मुझे देखना है, तो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए फिक्स है कि इतना ही चार्ज इस एरिया में होगा, ठीक है। तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले सकती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पर ले लिया, एक छोटा सा एरिया, इसकी लेंथ थी L, इसकी ब्रेथ थी B और लेंथ थी L। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं एरिया कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब अगर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह सेम है तो मैंने इतने एरिया का चार्ज तो मैं निकाल सकती हूँ। मैं निकाल क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा जो एरिया था वो इनफाइनाइट था। अगर मेरे पास इनफाइनाइट एरिया होगा तो मैं चार्ज को कितना जाके मेज़र करूँगी, पर अगर मेरे को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाए कि इतने एरिया में ही आपको चार्ज की काउंटिंग करनी तो मैं वहाँ पर चार्ज की काउंटिंग कर सकती हूँ। तो मैंने सपोज़ किया, मैंने यहाँ पर चार्ज निकाला, इस एरिया के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही थी, Q आ रही थी। इस एरिया के लिए चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, Q आ रही थी। तो जब मेरे पास मुझे एरिया पता है और मुझे चार्ज पता है और मुझे पता है कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इतने एरिया के लिए अगर मैं कभी भी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ कि चार्ज कितना है इतने एरिया में, तो वो चार्ज हर जगह पे कितना होगा, Q होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा वो किसका लगेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है हमारा क्या, चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमारा मेन जो हमें कंसेप्ट, जो हमें पढ़ना है, हमें मेनली करना क्या है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था, ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, और हमारी जो शीट है वो कैसी है, प्लेन है और इसके साथ इनफाइनाइट है। तो अगर हमारी शीट का एरिया इनफाइनाइट है तो उस पर मैं चार्ज कैसे कैलकुलेट करूँगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है पर कितना है वो मैं नहीं बता सकती, क्यों, क्योंकि मुझे एरिया ही नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा रीजन ले लिया, एक छोटा सा रीजन जिसका एरिया मैंने बोल दिया कि क्या है, L इंटू बी। अगर मुझे इसका एरिया पता है तो मैं इसमें चार्ज को कैलकुलेट कर सकती हूँ कि यहाँ पर चार्ज कितना है। तो इस स्पेसिफिक एरिया A में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आगे हम लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, चार्ज कितना है Q और एरिया कितना है A। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, Q बाय A, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी तो नॉर्मल कंसेप्ट निकाला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट किया है, पर मुझे रियलिटी में यहाँ पर निकालना क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको ये बताया कि वाई एक्सिस में इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्स एक्सिस की तरफ भी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहती हूँ तो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रख सकती हूँ। देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे वाई एक्सिस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ले जाने की कोशिश भी करूँगी वाई एक्सिस पर तो कितना रिपल्शन का फोर्स लगेगा, पॉजिटिव है ये चार्जेस, और जो हमारे पास जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख ही नहीं सकते। ये क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं z डायरेक्शन की बात करूँ तो z डायरेक्शन में भी कितने होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं कहाँ ले जाऊँ z डायरेक्शन में भी, तो मैं z में भी नहीं रख सकती, मैं y में भी नहीं रख सकती। मुझे चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा, x डायरेक्शन में, ठीक है।
तो चलिए इसका हम सबसे फर्स्ट, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो मैं इसके लिए किसका यूज़ करती हूँ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना इजीली नहीं है। क्यों इजी नहीं है? इजी है पर जब हमें कुछ रूल्स पता होंगे तब। पर जब हमें गॉस थ्योरम नहीं पता होती तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते। गॉस थ्योरम क्या करती है? गॉस थ्योरम बोलती है किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होता है, Q/ε0। और इसी थ्योरम का यूज़ करके हम बहुत सारे जो क्रिटिकल हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, गॉस थ्योरम का अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या चीज़ बनानी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस बनाने के लिए मैं क्या इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए डायरेक्ट गॉसियन सरफेस बना सकती हूँ? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि अगर मैं इनफाइनाइट शीट को पूरी तरीके से पैक करने की कोशिश करूँगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कहाँ तक पॉसिबल करूँ? एक्स की डायरेक्शन में तो कर लूँगी, वाई और जेड को कहाँ से पैक करूँ? ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम पूरी प्लेन शीट में से एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया जिसके लिए इस पूरे को मैं पैक नहीं कर सकती, इस पूरे को इनफाइनाइट को मैं कवर नहीं कर सकती, पर एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया को अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? इसके आगे भी एक लेयर बना लो, इसके पीछे भी एक लेयर बना लो, इसके अपर में भी एक लेयर बना लो, सारी तरफ एक लेयर बना लो, तो क्या बनेगा आपका, एक पैरेललो पाइप्ड बनेगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो एरिया को इस शेप में भी ले सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो एरिया को कुछ इस शेप में भी ले सकती हूँ। किस शेप में? देखिए ज़रा यहाँ पर, एरिया को मैं इस शेप में भी ले सकती हूँ, कंसीडर कर सकती हूँ, कोई सा भी एरिया कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, ये वाला भी कर सकती हूँ, ये वाला भी कर सकती हूँ। मेन करना क्या है, हम एक छोटा सा एरिया लेंगे इस प्लेन शीट का और उसे पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस से हमें इस सरफेस को पूरी तरीके से पैक करना होता है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर लिया ये दो टाइप के एरिया जिसे हम करेंगे पूरी तरीके से पैक और बनाएंगे हम एक गॉसियन सरफेस। फिर अप्लाई करेंगे हम वहाँ पर, क्या अप्लाई करेंगे, बोलिए क्या अप्लाई करेंगे, सोचिए ज़रा। हाँ, तो हम वहाँ अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए हम बना रहे हैं इन दो सरफेसेस के लिए गॉसियन सरफेस। तो ये रहा हमारा स्मॉल एरिया जिसके लिए हम बनाएंगे क्या, गॉसियन सरफेस। तो चलिए ये थी हमारी पूरी शीट। यहाँ पर मैं इतना आपको रीजन दिखा रही हूँ, ये रियलिटी में क्या है, एक्स डायरेक्शन की भी तरफ इनफाइनाइट चल रहा है। ठीक है, और ये वाई की डायरेक्शन में भी क्या चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा एरिया कट किया। ये रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है ये रीजन, ठीक है, मैंने क्या किया, ये छोटा सा रीजन कट किया। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मैंने क्या करा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे में इनफाइनाइट, पर मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक छोटे से एरिया को क्या कर लिया है, कट कर लिया है। अब इस कट एरिया के लिए मैं क्या बनाऊंगी, गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए मैं इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया है और इस एरिया के लिए मैं क्या कर रही हूँ, गॉसियन सरफेस बना रही हूँ। तो देखिए इसको हमें पूरी तरीके से पैक करना है। इसको पैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे भी एक लेयर करनी पड़ेगी। ये जो दिख रही है आपको 2 से मैंने डिनोट किया है, यहाँ पर ये जो मैंने 2 से डिनोट किया ये 2, ठीक है, मैंने इसको आगे से पूरा पैक कर दिया, मैंने इसे पीछे से भी पूरी तरीके से पैक कर दिया। अब बचते क्या है, इसके 4 कोने, मतलब इसको अपर से भी पूरा क्लोज कर दो, इसको नीचे से भी पूरा क्लोज कर दो, इसको आगे से भी पूरा क्लोज कर दो और पीछे से भी पूरा क्लोज कर दो। मतलब हमने इस सरफेस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। और ये जो सरफेस है वो किस में है,
एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन पे, ठीक है, वाई और जेड प्लेन पे। तो मैंने आपको पहले ही चीज़ बोली थी कि अगर वाई और जेड पर अगर मैं रियलिटी में मैं काउंट करूँ तो मैं वाई और जेड पे तो चार्ज रख ही नहीं सकती ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वाई और जेड डायरेक्शन में कितना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही इनफाइनाइट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक जा रहा है मुझे पता ही नहीं, कहीं खत्म होगा तो मैं रखूंगी ना, वरना तो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ कहीं रखने की कोशिश भी करूंगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो क्या कर देगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर देगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अब हम मैथमेटिकल कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ये तो हम नॉर्मली हमारे डायग्राम के थ्रू समझ रहे थे कि यहाँ जेड एक्सिस पे हम नहीं निकाल सकते, कैलकुलेट कर पाएंगे, वाई पे भी नहीं आ पाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सबसे फर्स्ट इस एक्सिस 2 पर, यहाँ 2 पर मैंने क्या लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस एक्सिस पर लिया। अब जब मैं इस एक्सिस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, इधर की तरफ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, क्यों लिया मैंने इस तरफ, क्योंकि मैं y और z डायरेक्शन पे तो चार्ज ले ही नहीं सकती। मैं कहाँ पे चार्ज ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन पे। क्यों नहीं ले सकती y z पे, क्योंकि y और z डायरेक्शन में तो मेरा इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो शिट कब खत्म होगी मेरे को पता ही नहीं है, शिट ही चल रही है पूरी देर, तो वो शिट ही इनफाइनाइट है। मैं चार्ज को कहाँ रखूंगी, चार्ज को तो मैं एक्स एक्सिस पे ही रख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चार्ज को रखा है, मेरे पास एक फेस ये था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली, कैलकुलेट करी, ये था पॉजिटिव, ये भी था पॉजिटिव, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास मैं बात करूँ कि मैं यहाँ किसी फेस पर मैं रखूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रख सकती हूँ। क्यों नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि y और z पे इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, ठीक है। अब मेरे पास बचता कौन सा है, फर्स्ट वाला फेस, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस पर ही है। तो यहाँ पर अगर इस फेस पर मैं देखूंगी तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज लेती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चार्ज ले रही हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में मिल गई। अब अगर मैं बात करती हूँ सब जगह ds निकालने की, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से भी देख सकती हूँ, पर अभी मैं आपको इसी फिगर पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे लाइन लेनी है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, ds, ठीक है। यहाँ के लिए मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये कैसा होगा, ds, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो मैं सबके एरिया वेक्टर बता रही हूँ, ठीक है। और इसका लिए अगर मैं ds वेक्टर लेती हूँ तो वो ds वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर। अब इस तरीके से करके मेरे पास 6 सरफेस है, और अगर मैं 6 सरफेस के लिए मैं कैलकुलेट करती हूँ तो देखो आप सभी जानते हो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का रिजल्ट कब मिलता है, जब E और ds पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल में भी मिल जाता है और लेस देन 90 में भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। पर जब E और ds परपेंडिकुलर है, ठीक है, E और ds क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, अगर मैं आपको चीज़ समझाती हूँ, ये आपको किसी भी बुक में सॉल्व करा हुआ नहीं मिलेगा, ये समझने वाली चीज़ है। हर एक बुक में डायरेक्ट करके दे दिया होता है कि यहाँ पर ये जो पूरा की पूरा जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, 2a हो गया। पर यहाँ पर हमें पूरा गॉस थ्योरम अप्लाई करना है और इसे समझना है, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। ये है आपका फर्स्ट फेज, ये है आपका सेकेंड फेज। इस तरीके से करने के बाद इसके पास टोटल कितने और फेज बचेंगे, 4 फेज और इसमें, ठीक है। एक फेज को नाम दिया मैंने थर्ड, ये पीछे वाला। इसके सबसे ऊपर वाला जो फेज है उसको नाम दिया मैंने फोर्थ। एक फेज है फिफ्थ और एक फेज बनेगा सिक्स्थ। ये 4 इस तरीके से जो कवर कर रहा है ना इसको, ये इस तरीके से जो कवर कर रहा है ना इसको, ये टोटल कितने फेज हो गए, ये कितने फेज हो गए, 4 फेज हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, देखिए
हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है गॉस थ्योरम का, वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है बुक में डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया जाता है, पर मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी स्टेप बता रही हूँ। ये डेरिवेशन आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं समझाया जाएगा जैसा यहाँ समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर कर सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम बोलती है E.ds, गॉस थ्योरम बोलती है E.ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपकी बोलती है गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ है, हमने जो जितना एरिया स्पेसिफिक लिया है, मैंने क्या करा, मैंने ये बोल दिया कि इसका एरिया कितना है। ये जो मैंने इतना कट किया, इस पूरे का मुझे नहीं पता था, पूरे का इनफाइनाइट था एरिया, पर मैंने जो स्मॉल रीजन को कट किया उसका एरिया क्या था, A था। ठीक है, जब उसका एरिया मुझे पता है तो मैं इसके अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकती हूँ। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, Q। मतलब यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, A है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, Q है। तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया E.ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो E.ds है, ये जो पैरेललोपाइड, ये किसके ऊपर, ये जो पूरा होल इंटीग्रेशन किसका होता है, गॉसियन सरफेस का होता है। ये जो इंटीग्रल लगा हुआ है, इस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि ये पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, गॉसियन सरफेस कितने फेसेस से मिलके बनी हुई है, 6 फेस से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसके इंटीग्रल को 6 पार्ट में वो कर दूंगी, ब्रेक कर सकती हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने फर्स्ट वाले का ले लिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, E.ds। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया सेकेंड सरफेस। ठीक है, ये मैंने किया सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए भी सेम मैं यही करूँगी, E.ds। ठीक है, फिर मैं ये चीज़ किस किस पे अप्लाई करूँगी, ये चीज़ मैं अप्लाई करूँगी थर्ड वाले पे भी। थर्ड वाले पे किस तरीके से हो जाएगा, E.ds। ठीक है, सिमिलर मैं किस पे अप्लाई करूँगी, फोर्थ वाले पे भी अप्लाई करूँगी, E.ds। ठीक है, फोर्थ वाले पे अप्लाई किया E.ds। अब किस पे अप्लाई करूँगी मैं, कितने फेज है टोटल, 6 फेजेस है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो अब बचा क्या, फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज पे अप्लाई किया E.ds। क्लियर है, E.ds फिफ्थ पे भी अप्लाई कर दिया, और सिक्स्थ वाले फेज पे भी मैंने अप्लाई कर दिया E.ds। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा फाइनली इस होल इंटीग्रल का सबमिशन आया। क्यों, क्योंकि ये जो E.ds बोलता है, इसमें ds क्या होता है, ds पूरा गॉसियन सरफेस होती है। तो अगर मैं इस पैरेललोपाइड की बात करूं तो ये पैरेललोपाइड कितने एरिया से मिलके बना हुआ है, 6 फेजेस से मिलके बना हुआ है। तो मैंने क्या करा, सभी 6 फेजेस को अलग अलग करके लिख दिया, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, सिक्स्थ फेज। अब इसका फाइनली सम किसके बराबर होगा, इसका फाइनली सम बराबर होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्लियर है आप सभी को ये। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एक एक सरफेस का ds के साथ एंगल देखना है। क्लियर है आप सभी को, एक एक सरफेस का मुझे क्या करना है, ds के साथ एंगल देखना है। ठीक है, तो जब मैं ds के साथ एंगल देखने आती हूँ तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला है, ये रहा फर्स्ट, आपका फर्स्ट फेस कहाँ है आपकी, चलिए फर्स्ट फेस पे, फर्स्ट फेस ये रही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि जो मेरा फर्स्ट फेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो कितना है, कितना दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, E.ds डॉट प्रोडक्ट कितना होता है,
डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगी, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। सिमिलरली अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट के लिए सॉल्व किया, अब मैं किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड के लिए सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं सेकेंड के लिए सॉल्व कर रही हूँ तो आ जाइए हम सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड में क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ये रहा मेरा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और ds, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और ये है हमारा एरिया वेक्टर, ये दोनों कहाँ है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब मैं बात करती हूँ किसकी, अब मैं बात कर रही हूँ थर्ड वाले फेज की। ठीक है, अब ये थर्ड फेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो थर्ड फेज का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये थर्ड फेज जो है ना उसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा। और ये जो एरिया वेक्टर है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी, दो ही पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ है, यहाँ पर, और एरिया वेक्टर कहाँ है, यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करूँ तो वो कितना आएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, तो जब मैं थर्ड फेज के लिए मैं बात करूंगी तो थर्ड फेज के लिए क्या होगा, ई डी एस, थर्ड फेज के लिए हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली मैं किसके लिए अप्लाई करूंगी, फोर्थ के लिए अप्लाई करूंगी, फिफ्थ के लिए अप्लाई करूंगी और सिक्स्थ के लिए अप्लाई करूंगी। तो जो फोर्थ फेज है उसमें भी अगर मैं देखूं तो जो फोर्थ फेज है उसके लिए भी ई और डी एस के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ फेज की बात करूँ, ये रहा मेरा फिफ्थ फेज। ठीक है, फिफ्थ फेज कहाँ जा रहा है, अप डायरेक्शन में। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फिफ्थ फेज कितना हो गया, फिफ्थ फेज का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं सिक्स वाले पे। सिक्स पे क्या होगा, सिक्स पे मैंने आपको दिखा दिया है, ये डी एस एलिमेंट है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर मैं ये वाले रीजन से लूँ या मैं ये वाले रीजन से लूँ, दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं डी एस के साथ, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ कि ये जो सिक्स फेस है मेरी, वहां पर कितना एंगल बन रहा है, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। और ये पूरा के पूरा किसके बराबर आ रहा है, मेरा पूरी टर्म आ रही है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी बचेगी। तो देखिए, आप सभी को पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो जहां जहां पे cos 90 डिग्री आ रहा है वहां पे वो फैक्टर हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला फैक्टर किसके बराबर होगा, EDS का 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे EDS cos 90, ये भी कितना हो जाएगा, 0। EDS cos 90, cos 90 0, 0 से EDS का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना होगा, 0। अब यहाँ पे क्या बचा है, EDS cos 90, तो cos 90 कितना है, 0। तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये भी हो जाएगा 0। अब मेरे पास बचती कौन सी टर्म है, जिसमें आ रहा है cos 0। तो cos 0 किस किस में आ रहा है, दो ही टर्म में आ रहा है। एक हमारे पास ये वाली टर्म है जिसमें cos 0 है, और एक हमारे पास ये वाली टर्म है जिसमें हमारे पास क्या है, cos 0 है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में करें। नेक्स्ट स्टेप, चलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ नीचे करके बता रही हूँ आपको। तो हमारे पास फाइनली जो हमारा टर्म है वो कुछ किस तरीके से बचेगी, दो ही टर्म बच रही है ना,
E1 सॉरी सबसे पहले फर्स्ट वाला फैक्टर बच रहा है, कितना बच रहा है, E ds, ठीक है। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई को मैं लिख नहीं रही हूँ, आप कंसीडर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये E ds ही रहेगा, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म मेरी क्या बचेगी, सेकेंड टर्म मेरी ये वाली बच रही है 2 E ds, फिर cos 0 डिग्री की कितनी वैल्यू है 1, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो E ds किसके बराबर होगा, E ds के, और ये फैक्टर किसके बराबर होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब हम आते यहाँ पर, अब हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं बाहर, क्योंकि उसका वैल्यू तो इंटीग्रेशन करने से कोई बढ़ना कम होना है नहीं, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। इंटीग्रेशन करने से बढ़ेगा क्या हमारा एरिया, क्यों बढ़ाना है हमें एरिया को, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें एरिया को जूम करना पड़ेगा ना, हमने छोटे से पार्ट के लिए लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट का मैं एरिया लिखूंगी, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया इसको। सिमिलरली मैं E2 वाली टर्म को, E को भी बाहर निकाल लेती हूँ, फिर सेकेंड फेज का मुझे क्या लेना पड़ेगा एरिया, ठीक है, इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर इस फेज का एरिया कितना लिया था A, ठीक है, जितना इस फेज का एरिया है उतना ही इसका भी एरिया होगा। सेकेंड फेज का एरिया कितना होगा, ये देख सकते हैं आप, ये लाइन किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने पैरेलल पाइप लिया था और यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक सिलेंड्रिकल शेप में लिया है। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कुलर एरिया कट कर लिया था, जितना सर्कुलर कट करेंगे उतना ही हमें यहाँ पे भी मिलेगा। तो एरिया कितना होगा इस वाले फेस का A, ठीक है, और इस वाले फेस का भी कितना होगा A। मतलब अगर फर्स्ट फेस का मैं एरिया कैलकुलेट करूंगी तो वो किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है, और सेकेंड फेस का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगी तो वो भी किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका E ds। आप फर्स्ट फेस का करोगे तो कितना हो जाएगा EA, प्लस सेकेंड फेस का करोगे आप कितना आएगा, इसका भी कितना एरिया A, तो ये किसके इक्वल आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, यहां पर देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2A के, EA प्लस EA कितना हो जाएगा EA प्लस EA 2EA, 2EA किसके बराबर होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मुझे कैलकुलेट क्या करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मैंने E को वैसा कि वैसे ही रहने दिया, बाकी जितनी भी टर्म थी मैं उसको कहाँ लेकर के चली गई, अपॉन में क्या था 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था कि जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, यूनिट है, यूनिट मतलब एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए क्या मैं करती हूँ, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं किसका निकालती हूँ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्या निकाल के बताया था, Q बाय A, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे मेरे पास कौन सा फैक्टर आ रहा है, Q बाय A आ रहा है, तो Q बाय A की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, Q बाय A की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो आंसर आता है वो क्या आता है, मेरा फाइनली आंसर आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मेरे पास एक थिन शीट है जो क्या है, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और उस थिन शीट की जो लेंथ ब्रेथ उसका एरिया है वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो जब इनफाइनाइट एरिया की मेरे पास एक थिन शीट है जिसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेरे पास कितनी आएगी, मेरे पास आएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली ये था हमारा डेरिवेशन। अगर आपको इसमें
कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप वो ज़रूर हमसे कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बुक में नहीं प्रोवाइड की जाती है। बुक वाले डायरेक्ट आपको कौन सी स्टेप देंगे सॉल्व करके, वो डायरेक्ट आपको EA करके 2EA देंगे, पर वो 2EA आपको कहाँ से दे रहे हैं वो आपको कहीं भी किसी भी बुक में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी एक ऐसी वीडियो है जो आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करती है, आपके हर एक डाउट क्लियर करती है, और इसके बाद भी, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपको आपके हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।